हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन में सेकंड यूनिट का वैज्ञानिक प्रबंधन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। वैज्ञानिक प्रबंधन के जन्मदाता टेलर कहलाते हैं। जो वैज्ञानिक प्रबंधन के दाता है वह एक फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहलाते हैं। टेलर के द्वारा ही वैज्ञानिक प्रबंधन व्यवस्था के लिए मानसिक क्रांति मॉडल प्रस्तुत किया गया था। यानी फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा ही वैज्ञानिक प्रबंधकीय व्यवस्थाओं के लिए ही मानसिक क्रांति का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया है? मॉडल प्रस्तुत किया गया है। मानसिक क्रांति के इस मॉडल में विवेकशीलता, पूर्वनामी क्षमता और विशेषीकरण तथा तकनीकी योग्यताओं पर भी बल दिया गया है। यानी टेलर के द्वारा मानसिक क्रांति प्रस्तुत मॉडल का विवेकपूर्ण, पूर्वनामी क्षमता, विशेषीकरण, तकनीकी योग्यता पर बल दिया गया। फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा ही मानसिक क्रांति का मॉडल प्रस्तुत किया गया था और ये वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के जन्मदाता टेलर को ही माना जाता है। टेलर ने विवेकशीलता, पूर्वनामी और तकनीकी योग्यता पर बल दिया गया था और इसके लिए यानी प्रबंध की जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके लिए मानसिक क्रांति का मॉडल प्रस्तुत किया गया था। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन की कुछ विशेषताएं बताई गई है। अब हम टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। टेलर बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रत्येक कार्य नियोजित तरीके से किया जाता है और व्यवस्थाएं भी नियोजित होती है। टेलर महोदय क्या कहते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रत्येक कार्य नियोजित तरीके से ही किया जाता है। यानी जो क्रमबद्ध और नियम तरीके से, और व्यवस्थाएं भी नियोजित यानी सही तरीके की होती है, उनके आधार पर ही कार्य किया जाता है। टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध की दूसरी विशेषता वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत में तथ्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी टेलर महोदय कहता है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होते हैं उनके आधार पर, तथ्य और सिद्धांत के आधार पर वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन किया जाता है। किसका? तथ्य व वैज्ञानिक विधियों की अध्ययन, उसके आधार पर ही वैज्ञानिक प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध की तीसरी विशेषताएं हैं। टेलर महोदय बताते हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण में श्रमिकों की प्रति उदार तथा वह मानवीय विकास का समर्थन करता है। यानी टेलर महोदय ने इस दृष्टिकोण में जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके प्रति उदार का भाव और मानवीय विकास का समर्थन किया है। किसका? उदार का भाव और मानवीय विकास का समर्थन किया गया है। किसके द्वारा? टेलर के द्वारा मानवीय व्यवहार का समर्थन किया गया है।
टेलर महोदय ने चौथी विशेषताएं बताई है, साधनों का समुचित सदुपयोग तथा उनका वैज्ञानिक आधार पर आवंटन किया जाना। यानी टेलर महोदय ने बताया है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध होते हैं उनमें समुचित साधनों का उपयोग करना चाहिए और उनका वैज्ञानिक विधियों के आधार पर ही वितरण या आवंटन करना चाहिए। टेलर महोदय ने पांचवी विशेषता बताई है कि इस वैज्ञानिक सिद्धांत में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। किस पे? श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। टेलर महोदय ने श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की छठी विशेषता यह है कि कार्यविधियों, प्रक्रियाओं तथा कार्यों का वैज्ञानिक आधार पर मानकीकरण किया जाना चाहिए। यानी जो वैज्ञानिक विधि में, वैज्ञानिक प्रबंध में कार्यविधि, प्रक्रिया और कार्यों के आधार पर ही कार्यों का वैज्ञानिक आधार पर ही मानकीकरण करना चाहिए। किस पर? मानकीकरण, यानी वैज्ञानिक आधार पर ही करना चाहिए, अन्यथा ऐसे नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की सातवीं विशेषता है, श्रमिकों को प्रेरणात्मक मजदूरी देना। जो लेबर होते हैं उनको प्रेरणात्मक मजदूरी, यानी जो नियम की मजदूरी होती है, कार्य के बदले में देनी चाहिए। किसी की मजदूरी को नहीं रखना चाहिए। आठवीं विशेषता है, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का निश्चित होना। अधिकार तथा उत्तरदायित्व का निश्चित होना। फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहता है कि अधिकार तथा उत्तरदायित्व का निश्चित होना भी चाहिए। यानी जो किसी कार्य में लोगों के द्वारा उनके अधिकार और उनके उत्तरदायित्व का भी निश्चय करना चाहिए। उनके जितने अधिकार हैं उनको फ्रीडम देनी चाहिए और उनका उत्तरदायित्व भी निश्चित करना चाहिए। अब पढ़ेंगे हम वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा 3 अवधारणाओं पर आधारित होती है। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा 3 अवधारणाओं पर आधारित है। ये किसके द्वारा दी गई थी? ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा दी गई थी। फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहता है कि जो वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा है वो 3 अवधारणाओं के आधार पर उन्होंने बताया है। पहली अवधारणा यह है कि वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने से संगठन की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। यानी वैज्ञानिक तरीके से या वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो भी संगठन में समस्याएं आती हैं, कोई फैक्ट्री या कार्यालय में कोई समस्याएं आती हैं तो उनका वैज्ञानिक विधियों के आधार पर ही समाधान करना चाहिए। तो वो समस्याएं जल्दी सरल रूप से सुलझ जाती है। अगली हमारी विचारधारा है कि यह सिद्धांत श्रमिक तथा उसके कार्यों के मध्य संबंध को ढूंढता है। यानी दूसरी विचारधारा में श्रमिकों व उनके कार्यों के मध्य आपस में संबंधों को ढूंढता है। श्रमिक की अपेक्षा उसके कार्यों को महत्व दिया जाता है। ये बिल्कुल सही है। यानी श्रमिकों और उनके कार्यों के मध्य आपस में संबंध होना चाहिए और श्रमिकों की अपेक्षा उनके कार्यों को ज़्यादा महत्व भी देना चाहिए और श्रमिकों को भी महत्व देना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध की अगली विचारधारा है, श्रमिकों को आर्थिक मनुष्य मानता है। यानी टेलर
टेलर श्रमिकों लेबरों को आर्थिक मनुष्य मानते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा में टेलर ने श्रमिकों को, किसी कंपनी में कार्य करने वाले, उनको आर्थिक मनुष्य मानता है। क्या मानता है? आर्थिक मनुष्य मानता है। टेलर ने श्रमिकों को आर्थिक मनुष्य माना है और श्रमिकों तथा उनके कार्य के मध्य उनके संबंध को ढूंढता है। श्रमिकों की अपेक्षा टेलर ने उनके कार्य पर महत्व दिया गया है। अब हमारी अगली हेडिंग आती है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत क्या है और प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रशासनिक सिद्धांत की परिभाषाएं क्या है? इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। हमारी अगली हेडिंग है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत की अगली हेडिंग, ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर हेनरी फेयल के द्वारा प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी फेयल के द्वारा प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। प्रशासनिक सिद्धांत को प्रशासनिक नियम के नाम से भी जाना जाता है। किस नियम से? प्रशासनिक नियम के नाम से भी प्रशासनिक सिद्धांत को जाना जाता है। हेनरी फेयल ने प्रशासनिक सिद्धांत का संगठन का यानी प्रशासनिक सिद्धांत का प्राचीन सिद्धांत भी बताया गया है। क्या बताया गया है? इसे संगठन का प्राचीन सिद्धांत भी बताया गया है। किसके द्वारा? हेनरी फेयल के द्वारा प्रशासनिक सिद्धांत को प्राचीन सिद्धांत भी बताया गया है। प्रशासनिक सिद्धांत का विकास सन 1900 ईस्वी के बाद हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 ईस्वी के बाद प्रशासनिक सिद्धांत का विकास हुआ था। हेनरी फेयल ने प्रशासनिक सिद्धांत या प्रशासन नियम को, इसका विकास सन 1900 ईस्वी के बाद किया गया था। इस सिद्धांत के जनक हेनरी फेयल माने जाते हैं। किसे? हेनरी फेयल को माना जाता है या इसके प्रतिपादक भी माने जाते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत को हेनरी फेयल ने शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा है। क्या बताया है? शास्त्रीय सिद्धांत या प्राचीन सिद्धांत भी या फिर प्रशासनिक नियम भी, इसी सिद्धांत को हेनरी फेयल ने बताया गया है। हेनरी फेयल ने इस सिद्धांत का एक नाम प्रशासनिक नियम भी बताया गया था। इस प्रकार ये प्रशासनिक सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी फेयल के द्वारा ही दिया गया था। अब आते हैं प्रशासनिक सिद्धांत के नियम। प्रशासनिक सिद्धांत के नियम क्या है और उनकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशासनिक सिद्धांत के नियम। प्रशासनिक सिद्धांत के नियम, पहला नियम या पहली विशेषताएं आती है, प्रशासनिक सिद्धांत सरकारी संगठनों की केंद्रीय समस्या विस्तृत व्यवस्था में समन्वय स्थापित करने की होती है। यानी प्रशासनिक सिद्धांतों के द्वारा ही सरकारी संगठनों की केंद्रीय समस्याएं आती है, जो विस्तृत व्यवस्था यानी बड़ी व्यवस्थाओं में इनको समन्वय यानी परस्पर स्थापित करने में भी मदद मिलती है, जिससे प्रशासनिक नियमों के आधार पर समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी हेनरी फेयल कहता है कि जो सरकारी संगठनों में केंद्रीय समस्याएं आती हैं यानी बड़ी समस्याएं आती हैं, जो उनको व्यवस्था में समन यानी संबंध, समन का मतलब होता है परस्पर स्थापित करना, जो प्रशासनिक नियम के आधार पर ही उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। किसके आधार पर? प्रशासनिक नियमों के आधार पर ही उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रशासनिक सिद्धांत के दूसरा नियम। प्रशासनिक सिद्धांत का दूसरा नियम ये है कि सरकार के विभिन्न विभागों या सरकार की शाखाओं तथा कार्यों का आसानी से विभाजन किया जा सकता है। यानी सरकार के विभिन्न विभागों, शाखाओं तथा कार्यों की
आसानी से विभाजन किया जा सकता है। प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा ही सरकार के जो विभिन्न विभाग डिपार्टमेंट होते हैं उनकी ब्रांचों तथा उनके कार्यों का विभाजन आसानी से बांटा जा सकता है। जो सरकारी प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारियों को उनके पदोन्नति के आधार पर या उनके डिपार्टमेंट के आधार पर ही उनको शाखाओं में डिवाइडेशन करने के बाद उनके कार्यों को आसानी से बांटा गया है या बांट सकते हैं। जैसे कोई कलेक्टर में बैठा है, कलेक्टर के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे खंड यानी तहसील, तहसील के नीचे पंचायतें। इन आधार पर उनके कार्य डिपार्टमेंट और उनकी शाखाओं के आधार पर इन कार्यों का विभाजन प्रशासनिक सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। प्रशासनिक सिद्धांत का दूसरा नियम या फिर दूसरी विशेषताएं तीसरी, प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा उत्तरदायित्व तथा कार्यों का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। यानी जो प्रशासनिक सिद्धांत होते हैं उनके द्वारा कर्मचारियों का उत्तरदायित्व तथा कार्यों का स्पष्टीकरण भी करने में आसानी मिल जाती है या फिर हेल्प मिल जाती है। प्रशासनिक सिद्धांत की चौथी विशेषताएं, निर्देशों की एकता का पालन किया जा सकता है। यानी निर्देशों या फिर आदेशों की एकता का पालन भी हम इस प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा ही कर सकते हैं। पांचवी विशेषता यह है कि प्रशासनिक सिद्धांत की पांचवी विशेषता नियोजन तथा समन्वय को यानी नियोजन तथा समन्वय में सहायता मिलती है। यानी परस्पर समझने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? परस्पर सहायता मिलती है। प्रशासनिक सिद्धांतों के द्वारा नियोजन यानी प्लानिंग यानी योजना बनाने और उनमें समन्वय यानी परस्पर सहायता योजना बनाने में परस्पर सहायता मिलती है। किसके द्वारा? प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा। छठी विशेषता है पद सोपान व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। किसके द्वारा? यानी प्रशासनिक सिद्धांत के द्वारा पद सोपान व्यवस्था को स्थापित किया जा सकता है। हमारी सातवीं विशेषता है संगठनात्मक यानी संगठनात्मक संरचना विवेकपूर्ण कुशल प्रशासन की कुंजी है। जो संगठन होता है, संगठन संरचना विवेकपूर्ण कुशल प्रशासन की कुंजी बताई गई है कि यानी चाबी बताई गई है। किसकी? संगठनात्मक की चाबी बताई गई है। किसके द्वारा? प्रशासनिक सिद्धांत को जो संगठन होता है उनकी यानी जो संरचना यानी स्ट्रक्चर निर्माण में जो विवेकपूर्ण कुशल प्रशासन मजबूत हटफुस्ट प्रशासन की चाबी बताई गई है। प्रशासन सिद्धांत के नियम यानी 8वां नियम है संगठन की संरचना का मूल दंड चतुर्मुखी होता है। क्या होता है? चतुर्मुखी होता है। मूल दंड चतुर्मुखी माना जाता है। प्रशासनिक सिद्धांत का जो संरचना का मूल दंड चतुर्मुखी होता है। क्या होता है दोस्तों? चतुर्मुखी होता है। प्रशासनिक सिद्धांत हेनरी फ्यूल के द्वारा दिया गया था, जिसे प्रशासनिक नियम भी बताया गया है। प्रशासनिक सिद्धांत सन 1900 ईस्वी के बाद आया था और इसके जन्म हेनरी फ्यूल को माना जाता है। हेनरी फ्यूल ने प्रशासनिक सिद्धांत को शास्त्रीय सिद्धांत व प्रशासनिक नियम बताया गया था और प्रशासनिक सिद्धांत में जो पद सोपान व्यवस्था को स्थापित करने में मदद मिलती है, ये संगठन की संरचना को विवेकपूर्ण कुशल की कुंजी भी बताया गया है और सरकारी संगठनों में जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो प्रशासनिक सिद्धांत के आधार पर या फिर प्रशासनिक नियमों के आधार पर इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। प्रशासनिक यानी जो प्रशासन के द्वारा जो कंपनियों या गवर्नमेंट में या डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले कर्मचारियों में उनके उत्तरदायित्व व कार्यों का स्पष्टीकरण करने में भी प्रशासनिक सिद्धांत की सहायता मिल जाती है।
आदेशों की एकता का पालन भी प्रशासनिक सिद्धांतों के द्वारा ही आसानी से किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।